महत्वाकांक्षा जो है, एम्बिशन जो है, वो कहीं ना कहीं हर इंसान में दबी है। और जब सत्ता जहाँ रहती है वहाँ यह महत्वाकांक्षा, जहाँ पावर, सत्ता, पैसा रहता है, वहाँ महत्वाकांक्षा सामने आ जाती है। जब बेटा बाप को हटा देता है, भाई भाई को हटा देता है, बहुत उदाहरण है। पारस जी सक्रिय नेता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, सक्रिय नेता थे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये मलाल रहा होगा कि वो लोजपा की मेन लाइन से साइड लाइन कर दिए गए हैं, भले वो पासवान जी की तरफ से किए गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो मलाल था। कहीं ना कहीं चिराग की महत्वाकांक्षा भी ज्यादा थी कि मैं ही पार्टी का वो रहूं, मैं ही सब कुछ, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर उसके पास है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि दोनों चीज टकरा रही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार सिंह। दिवंगत रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत की लड़ाई आप सबने देखी। एक तरफ उनके बेटे चिराग पासवान है और दूसरी तरफ रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस। चुनाव आयोग को फैसला करना है कि ये पार्टी किसके पास जाएगी। जनता को फैसला करना है कि रामविलास पासवान की विरासत किसे मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच रामविलास पासवान के जीवन पर आधारित एक किताब आई है जिसका नाम है रामविलास पासवान, और उसके लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रदीप श्रीवास्तव जी। प्रदीप श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिहार तक पर। धन्यवाद उत्कर्ष जी। अब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बतौर इस किताब के लेखक आपने रामविलास पासवान के साथ काफी समय बिताया होगा। जहां तक मुझे पता है कि करीब 6 साल लगे आपको ये किताब लिखने में। इस दौरान आपने उनसे कई ऐसी बातें जानी होंगी जो शायद अब तक दुनिया के सामने नहीं आई हैं। आप बतौर लेखक और पत्रकार ये जो घटनाक्रम हो रहा है इसको किस नजरिए से देखते हैं? अब घटनाक्रम मैंने किताब में उनके 50 उनके जीवनी के साथ साथ उनके बचपन से लेके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ उनका 51 साल का राजनीतिक जीवन भी दिया, जिसमें 1969 से लेके और 2019 तक की घटनाएं हैं। तो 2019 की घटनाओं तक में वो अपनी पार्टी को, अपनी राजनीतिक विरासत को किस तरह सौंपे हैं और किस तरह पावर का बंटवारा किया है, ये भी उस किताब में है कि कैसे उन्होंने चिराग को कैबूल पहले भेजा, फिर महाराजगंज भेजा और वहाँ की मीटिंग का हाल चाल लिया। ये 2013-14 की बात है। उसके बाद उनको लगा कि अब उनको विरासत में मिल गई, क्योंकि पहले वो चाहते थे रामचंद्र जी और पारस जी को, उनको लगा कि नहीं मतलब ये पार्टी देख पाएंगे, जो भी लगा हो उनका अपना डिसीजन। लेकिन वो उससे बड़े खुश हुए जब इनका परफॉर्मेंस चिराग का देखा। और इन्होंने, मुझे याद है कि मुझे 2013-14 में कटिंग्स भी, क्लिपिंग भी दिखाई जो वहाँ से आई थी, जो अखबार ने कवर किया था। और फिर उसको पार्लियामेंट्री पार्टी का उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का इनको चेयरमैन बनाया। और धीरे धीरे चिराग को उन्होंने नर्सिंग करना शुरू किया और आगे बढ़ाना शुरू किया। और टकराव न हो इसलिए पारस जी को उन्होंने लोजपा से हटा के दलित सेना का अध्यक्ष बना दिया, ताकि आगे चल के टकराहट ना हो। और खुद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का भार जो है चिराग को दे दिया। अब ये निजी बातचीत में मुझसे कहते थे, मुलायम सिंह घटना और लोग घटना हमको बताते थे, रामाराव की भी घटना बताते थे और कहते थे मैं नहीं चाहता कि हमारे बाद जो है ऐसा कुछ हो। लेकिन देखिए इत्तेफाक देखिए कि उनके मरने के बाद पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, पार्टी को लेके, कब्जा करने को लेके, पार्टी को लेके। और मुझे जो लगता है कि देखिए हिंदुस्तान में जो है राजनीतिक विरासत जो है, पारस जी का पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है और बिहार कम से कम तो उनके पूरे हाथ में है। और उनके कौन कार्यकर्ता, कौन नेता कहाँ पे है, सब पारस जी को उंगलियों पर पता है। लेकिन राजनीतिक विरासत जो है हिंदुस्तान में जनरली बेटे को मिलती है। और इस बीच पिछले 5-7 साल में चिराग ने जो अपना कैंपेन किया, उसके बाद टीवी पे आए, मीडिया में छाया रहे, तो उनका एक राष्ट्रीय कद धीरे धीरे जो है छोटा मोटा तैयार हो गया है।
जो पशुपति पारसनाथ जी नहीं बना पाए। तो इसलिए अगर आप जन समर्थन की या इनके वोटर समर्थन की बात करते हैं और बिहार में, तो मुझे जो लग रहा है और जो फीडबैक भी आ रहा है वो चिराग पासवान के साथ पार्टी के कुछ बड़े नेता। आपकी बातों से सर दो चीजें निकल कर आई। पहला ये कि ऐसा क्या रामविलास पासवान को पहले से आशंका थी कि उनके जाने के बाद उनकी पार्टी में कब्जे की टकराव हो सकता है? क्या लड़ाई शीर्ष नेतृत्व को लेकर होगी? क्या ये रामविलास पासवान को पहले से एहसास था? और दूसरा सवाल ये कि क्या रामविलास पासवान शुरू से ही अपने बेटे को ही नेतृत्व सौंपना चाहते थे? नहीं, दोनों चीज। पहली चीज तो ये कि उनको आभास तो हो गया था। एक तो जो और जगह मिलता है, जो मतलब उदाहरण उन्होंने देखा होगा कई घर में, मुलायम सिंह के यहाँ खुद, शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश और बाकी और जगह, तो उससे भी उनको था। और उनके जीते जी में भी डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे, 3-4 साल से डिफरेंसेस स्टार्ट हो गए थे। चिराग को लाने के बाद जो है डिफरेंसेस स्टार्ट हो गया था, और पारस जी और चिराग में भी डिफरेंसेस था। ये कुछ ढका छिपा था, कुछ ओपन भी हो गया था। 2-3 महीना पारस जी आना छोड़ दिए थे, फिर उनको मनाया गया था। तो ऐसा नहीं था, डिफरेंसेस उनके सामने आने शुरू हो गए थे। तो उनको ये था कि डिफरेंसेस आगे चल के कहीं सीरियस न रूप ले ले, इसलिए उन्होंने बंटवारा किया। दूसरे, चिराग को वो लाना नहीं चाहते थे, शुरू से लाना नहीं चाहते। चिराग फिल्म लाइन में जाना चाहते थे, उन्होंने परमिशन दे दी फिल्म लाइन की। चिराग फिल्म लाइन में गए, फिल्म लाइन से क्यों वापस आ गए? या तो वो चल नहीं पाए, वहाँ पे ऑफर मिलने बंद हो गए, या उनका मन उब गया, या फिर राजनीति, हो सकता है कि राजनीतिक खून है तो राजनीति में उनको धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा होगा। तो उन्होंने एज एक्सपेरिमेंट के तौर पे, उनको 13-14 में अस्वस्थ चल रहे थे रामविलास पासवान, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैमूर बेताजत चहरमल जयंती थी वहाँ पे। और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह बाई इलेक्शन लड़ रहे थे महाराजगंज, उन्होंने रामविलास पासवान जी को बुलाया था रैली के लिए, लेकिन वो नहीं जा पाए, तो उन्होंने इनको भेज दिया। उन्होंने पूछा प्रभुनाथ सिंह से, मेरे सामने की बात है, कि चिराग को भेज दे। उन्होंने कहा हाँ हाँ भेज दीजिए। तो चिराग फिल्म लाइन से आए थे, तो युवकों में आकर्षण था, वहाँ नारेबाजी और चिराग जिंदा, तो वो सब जो है इनको लगा, और इनको लगा कि चिराग अब पॉलिटिक्स में आना चाहता है। तो आप बाप की हैसियत से समझिए या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से समझिए, उनको लगा कि चिराग ही असली वारिस जो है एलजेपी में उनके बाद उनका हो सकता है। तो इस तरह धीरे धीरे जो है, ऐसा नहीं कि उनका ये अचानक का डिसीजन था।